All right, kids, assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we first attempted we first discussed the concept of dividends in detail. हमने बहुत डिटेल में ये पढ़ा था अपनी क्लास के फर्स्ट हाफ में कि डिविडेंड्स क्या होते हैं, डिविडेंड्स क्यों दिए जाते हैं, कैसे दिए जाते हैं, कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, वर्किंग क्या होती है। उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट क्लास के सेकंड फेज में, लास्ट क्लास के सेकंड फेज में, हमने अपने वर्कबुक में से ये पेज नंबर 117 पे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का एक क्वेश्चन था, ये अटेम्प्ट किया था। हम अपने लिमिटेड कंपनी के जो थियोरेटिकल पार्ट है, ऑलमोस्ट हमने 90% ऑफ द कंटेंट, 90-95% ऑफ द कंटेंट कंप्लीट कर लिया है। आज हम न्यूमेरिकल का एक बड़ा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। दैट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 108 ऑफ योर वर्कबुक। आपके वर्कबुक के पेज नंबर 108 पर ये हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, विच इज ए बी लिमिटेड। हम ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली सुन लीजिएगा सर, दिस इज वन ऑफ द कंप्लीट क्वेश्चंस ऑफ वर्कबुक। वर्कबुक में से ये वन ऑफ द कंप्लीट क्वेश्चन है हमारे पास। इस किस्म के सवाल में हम ये देखते हैं कि एग्जामिनर हमसे इनकम स्टेटमेंट्स भी बनवाता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बनवाता है, एसओएफपी भी बनवाता है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक ठाक एडजस्टमेंट्स होंगी। कभी ये बहुत लेंदी होते हैं, सिंप्लीफाइड होते हैं बट लेंदी होते हैं। तो इस किस्म के क्वेश्चन से आपकी लिमिटेड कंपनी के न्यूमेरिकल्स की एक जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाती है। यू गाइस वेरी वेल रियलाइजेस कि किस तरीके से लिमिटेड कंपनी का क्वेश्चन टेस्ट हो सकता है और आपने अटेम्प्ट किस तरीके से करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस, वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जिससे अच्छी तैयारी हो जाती है लिमिटेड कंपनी की, आपके पेज नंबर 108 वर्कबुक पे मौजूद है। एबी लिमिटेड इज अ होलसेलर ऑफ हाउसहोल्ड गुड्स। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन has been extracted from the books of account at 31st December 2018। तो अब आप देखिए, कह रहा है एबीसी लिमिटेड, एबी लिमिटेड एक होलसेलर है हाउस होल्ड गुड्स का, रिटेलर है, दैट मींस ट्रेडर है। रिटेलर नहीं बोलूंगा, ट्रेडर बोलूंगा। और ये इंफॉर्मेशन हमें 31st December 2018 को प्रोवाइड की जा रही है। 6% डिबेंचर 2023 टू 2025। अच्छा, इस हालांकि ये इस सवाल में इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, लेकिन आगे आएगा तो मैं यही बता दूं कि ये जो डिबेंचर के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है। अच्छा, पहले तो जल्दी से डिबेंचर को अगर रिकॉल करा दूं, हमने पढ़ा है डिबेंचर इज द लॉन्ग टर्म लोन टेकन बाय अ लिमिटेड कंपनी फ्रॉम द प्राइवेट इंडिविजुअल। जब लोन लिमिटेड कंपनी लोन प्राइवेट इंडिविजुअल से एक्वायर करता है, उसे हम डिबेंचर कहते हैं। डिबेंचर लोन है तो उस पर इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट है 6%। अब आप चेक करो, ये लिखा हुआ है 2023 टू 2025। क्या मतलब है? दिस डिबेंचर नीड्स टू बी रिटर्न बिटवीन ड्यूरिंग दीज ईयर्स। ये 2023 से 2025 के दौरान वापस करना है। अभी 2018 चल रहा है, इससे ये पता चल गया कि सर ये 5 साल 6 साल बाद वापस करना है। फिलहाल ये नॉन करंट लाइबिलिटी है। तो डिबेंचर की अमाउंट है 80,000, लोन की अमाउंट है 80,000। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस विच इज 111,700। फिर बिल्डिंग्स एट कॉस्ट, बिल्डिंग्स की डेप्रीसिएशन, लैंड एट कॉस्ट। ऑब्वियसली वी ऑल नो लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता, वी ऑल नो लैंड डू नॉट डेप्रिशिएट। उसके बाद मोटर व्हीकल्स एट कॉस्ट, मोटर व्हीकल का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वेयर हाउस फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स एट कॉस्ट, और वेयर हाउस का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन।
तो आप नोट करें, बिल्डिंग्स, लैंड, मोटर व्हीकल और वेयर हाउस, चार नॉन करंट एसेट्स हैं, जिसमें से एक लैंड डेप्रिशिएट नहीं हो रहा, बाकी तीनों डेप्रिशिएट हो रहे हैं। कैरेज इनवर्ट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नाउ दिस इज सेइंग क्रेडिट बैलेंस। सर क्रेडिट बैलेंस, हम सबको ये बात पता है, हमने ये बात कई दफा डिस्कस की है, पढ़ी हुई है कि सर क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि दैट इज अ ओवरड्राफ्ट। ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, और बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि सर दैट इज अ करंट लाइबिलिटी। ये हमारे लिए करंट लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए करंट लाइबिलिटी है। उसके बाद वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो अब आप नोट करो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये रहे हमारे पास, और डिस्ट्रीब्यूशन ये रहे। डिस्ट्रीब्यूशन को फुल फॉर्म में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, लेकिन ये कवर कर रहा है उसे। ओनली डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो कवरिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद वी हैव फाइनेंस कॉस्ट, फिर ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई है हमारे पास, देन वी हैव ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड पेड। अब आप देखो, ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड, ये हमारे पास डिविडेंड्स आ गए, और डिविडेंड पेड लिखा हुआ है, डिविडेंड पेड। हमने लास्ट क्लास में डिविडेंड पे बात की थी कि एक होते हैं डिविडेंड पेड और एक होते हैं डिविडेंड प्रपोज्ड। डिविडेंड पेड को तो हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि पे कर दिया है, डिविडेंड प्रपोज को कहीं रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ नोट्स में डिस्क्लोज करते हैं। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद वी हैव परचेजेस, देन वी हैव रिटेन अर्निंग्स, देन वी हैव रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न है हमारे पास। उसके बाद वी हैव रेवेन्यू, फिर शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $1 ईच। तो आप चेक कर लें, $1 पार वैल्यू आ गई। ये $1 हमें पता है कि सर ये पार वैल्यू है, और कैपिटल है $80,000, शेयर कैपिटल है $80,000। आप इसकी मदद से नंबर ऑफ शेयर्स भी निकाल सकते हो। नंबर ऑफ शेयर्स 80,000 डिवाइड बाय 1, 80,000 नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। ये बात हम बहुत सवालों में चेक कर चुके हैं। उसके बाद वी हैव शेयर प्रीमियम, कंपनी के पास साल के शुरू में शेयर प्रीमियम भी अवेलेबल है। उसके बाद ट्रेड एंड अदर पेबल्स एंड ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स। तो आप चेक कर लें, हमें ट्रेड एंड अदर पेबल्स भी दिए हुए हैं, और हमें ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं। अब आप नोट करो, अगर आप इस ट्रायल बैलेंस को गौर से देख लें, अगर आप लोग बच्चों लोग, अगर आप लोग इसको ट्रायल बैलेंस को गौर से देख लो, तो आप लोगों को एक क्लैरिटी के साथ समझ आ रहा है कि सर इस ट्रायल बैलेंस में, भले ये लिमिटेड कंपनी का ट्रायल बैलेंस है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने ना पढ़ी हो। सोल ट्रेडर में भी, पार्टनरशिप में भी, अब लिमिटेड कंपनी में भी। सर लोन में डिबेंचर ऐड हो गया, वो डिबेंचर हमें पता है, राइट। हमें इस इधर लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, सर हमें ये भी पता है, हमने ये पढ़ा हुआ है। और शेयर डिविडेंड है, ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, सर ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। एज ऑफ राइट नाउ इस ट्रायल बैलेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं पता हो। अब आप देखो, ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है, आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, और ठीक ठाक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। हम पहले तमाम एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, माइंड में बिठाते हैं कि क्या कह रहा है, फिर रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि एग्जामिनर मांग क्या रहा है। सर सबसे पहले हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में बता दिया। इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर 2018 वाज वैल्यूड एट $62,000। सर हमें सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में बता दिया। उसके बाद ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स इंक्लूड प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ $2,000। तो सर यहां पे बोल रहा है कि ट्रेड और अदर रिसीवेबल में एक इंश्योरेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस $2,000, वो इंक्लूडेड है। आपने इस वर्ड पे फोकस करना है, इंक्लूड।
ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स में एक प्रीपेड इंश्योरेंस है $2000 का, वो इसमें इंक्लूडेड है। आगे नोट कीजिएगा, कह रहा है एन इररिकवरेबल डेट ऑफ $400 शुड बी रिटन ऑफ टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स में एक रिसीवेबल है जो इरिकवरेबल हो गया है और उसे अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किया, तो उसे राइट ऑफ करना है। $400 की अमाउंट है और राइट ऑफ करके उसे एडमिन एक्सपेंस में लेके जाएंगे। इरिकवरेबल डेट हैज टू बी रिकॉर्डेड एंड रिकॉर्डेड इन एडमिन एक्सपेंस। हम इसे एडमिन एक्सपेंस में ऐड ऑन करेंगे और ये वैल्यू ट्रेड रिसीवेबल में मौजूद है क्योंकि अभी तक हमने इसको राइट ऑफ नहीं किया। राइट ऑफ करने का मतलब है कि हमने अभी तक इसको ट्रेड रिसीवेबल में इंक्लूड किया हुआ है, जबकि वो इरिकवरेबल हो गया, तो उसकी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। जस्ट लाइक नॉर्मल एडजस्टमेंट जो हम पहले करते हुए आए हैं कि ट्रेड रिसीवेबल से माइनस कर देंगे और इरिकवरेबल डेट में लिखेंगे, लेकिन इरिकवरेबल डेट को लेके जाएंगे एडमिन एक्सपेंस में। एडमिन एक्सपेंस बढ़ रहा है। आगे देखिएगा, आगे नोट कीजिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है द डायरेक्टर्स विश टू क्रिएट a provision for doubtful debts of 5% of trade receivables. This should be charged to administrative expenses. अब कह रहे हैं जो बाकी ट्रेड रिसीवेबल्स बच गए, डायरेक्टर्स को उन पर एक डाउटफुल डेट का प्रोविजन बनाना है। डायरेक्टर्स wants to create a provision for doubtful debts on the remaining receivables 5% doubts, और उसको ये बोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में लेके जाओ। अब नोट कीजिएगा, क्या कोई हमारे पास आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नजर आ रहे हैं ट्रायल बैलेंस में? पहले तो जरा ये देख के बता दो, पहले तो जल्दी से मुझे ट्रायल बैलेंस देख के ये बता दें, क्या आप लोगों को कहीं कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नजर आ रहे हैं? मुझे तो नहीं आ रहे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो है, लेकिन कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नजर नहीं आ रहे। इसका मतलब भी बता देता हूं। इसका मतलब यह है कि कोई ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं है, कोई ओपनिंग पीएफडीडी नहीं है, नो ओपनिंग पीएफडीडी, बस डायरेक्ट क्लोजिंग की कैलकुलेशंस करनी है। तो अब जरा फोकस कीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा। मैं इन तीनों की, क्योंकि ये तीन इंफॉर्मेशन ट्रेड और अदर रिसीवेबल से ही रिलेटेड है, ये तीनों इंफॉर्मेशन 2, 3 एंड 4 ये हैं ही ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल से रिलेटेड। मैं इन तीनों की वर्किंग एक साथ आपके सामने करने जा रहा हूं, फोकस कीजिएगा। अब आप मुझे जरा ये बताएं, क्या एग्जामिनर ने हमें ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स की एक ही वैल्यू दे दी है? एक ही वैल्यू 92,400। ट्रेड रिसीवेबल्स भी इसी में है और अदर रिसीवेबल्स भी इसी में है, समझिएगा इस बात को। एग्जामिनर ने हमें ट्रायल बैलेंस में 92,400 कंबाइन वैल्यू दे दी, ट्रेड रिसीवेबल और अदर रिसीवेबल की मिलाकर। अब डाउटफुल डेट्स ट्रेड रिसीवेबल पे लगता है, यहां पर एग्जामिनर ने हमें कहीं पे भी ट्रेड रिसीवेबल की अलग से वैल्यू तो बताई नहीं है। आप नोट कर लो, आप लोग नोट कर लें, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल में एग्जामिनर ने हमें अलग से ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू नहीं बताई। लेकिन इंफॉर्मेशन नंबर 2 में कहता है कि ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल में एक प्रीपेड इंश्योरेंस है 2000 की, वो इंक्लूडेड है। तो मैं आपके सामने एक सिंपल सी बात करने जा रहा हूं। ये जो 92,400 है ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल, इसका मतलब है कि सर इसमें
अदर रिसीवेबल्स भी है और ट्रेड रिसीवेबल्स भी है, राइट। इसमें अदर रिसीवेबल्स भी है और ट्रेड रिसीवेबल्स भी है। कह रहे इंश्योरेंस प्रीपेड हुआ हुआ है 2000, नोट कर लीजिएगा, इंश्योरेंस प्रीपेड है 2000। अब आप मुझे खुद बताएं, अगर 92,400 में अदर रिसीवेबल 2000 के हैं, तो क्या बाकी रिमेनिंग वैल्यू ट्रेड रिसीवेबल्स की बन गई 90,400? इज दिस राइट? इज दिस राइट? क्या बाकी 90,400 ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू बन गई? अब हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट इस वक्त ये सोच रहा हो कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि और अदर रिसीवेबल्स हो हमारे पास, ऐसा भी हो सकता है कि और अदर रिसीवेबल्स हो। तो बच्चों अगर और रिसीवेबल्स होते, तो जैसे उसने प्रीपेड इंश्योरेंस के बारे में बताया आपको, उनके बारे में भी बताता, उनके बारे में भी बताता। अगर नहीं बता रहा तो इसका मतलब इसके अलावा कोई और अदर रिसीवेबल है ही नहीं, कोई और है ही नहीं अदर रिसीवेबल। तो अब आप अंडरस्टैंड करना, ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू ये देख लो जरा, ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू 90,400 बच गई, ठीक है। कह रहा है इसमें से एक 400 का इरिकवरेबल हो रहा है, इरिकवरेबल। तो जो ट्रेड रिसीवेबल्स बच गए वो बच गए 90,000 के। कह रहा है इस पे डाउट है 5%, 5%। तो ये बन गई अमाउंट 4,500, नोट कर लीजिएगा, ये अमाउंट बन गई 4,500। ये आया हमारा क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और सर ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारा है ही नहीं, जीरो। तो हमारा प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है, हमारे डाउट्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो सर ये इंक्रीज भी हमारा एडमिन एक्सपेंस में जाएगा और ये इरिकवरेबल डेट्स भी हमारा एडमिन एक्सपेंस में जाएगा। ये लिखा हुआ इरिकवरेबल रिकॉर्डेड टू एडमिन, डाउटफुल डेट्स रिकॉर्डेड टू एडमिन एक्सपेंस। तो ये हमने वर्किंग कर ली है यहां पे, ये हमने अपने लिए वर्किंग कर ली यहां पे। अब आगे चलते हैं, इंफॉर्मेशन नंबर 4। कह रहा है द डिबेंचर वॉज इशूड ऑन 1 March 2018, नो इंटरेस्ट हैज येट बीन पेड। तो कह रहा है डिबेंचर इशू किया 1 March 2018 को, और कह रहा है अब तक कोई इंटरेस्ट पे नहीं हुआ हुआ, कोई इंटरेस्ट पे नहीं हुआ हुआ। ठीक हो गया, आगे चलते हैं, देखेंगे इसकी वर्किंग कैसे करेंगे। फिर कह रहे द बिल्डिंग्स ओन्ड बाय द कंपनी आर यूज 75% एज वेयर हाउस स्पेस एंड 25% एज ऑफिस स्पेस। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। मैंने आप लोगों को यह बात बताई थी कि सर लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अब उसी पे बात कर रहा हूं। ये मैंने आप लोगों को यह बात बताई थी कि सर लिमिटेड कंपनी में दो मेन टास्क टास्क होते हैं, एक एडमिन साइड होती है और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन साइड होती है। एडमिन साइड बिजनेस की मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस साइड को लुक आफ्टर करता है, जबकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब गुड्स बेचे जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। अब आमतौर पे एडमिन का ताल्लुक ऑफिस से होता है, आमतौर पे एडमिन का ताल्लुक ऑफिस से होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ताल्लुक वेयर हाउस से होता है। वेयर हाउस में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रही होती, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में होती है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो एबी लिमिटेड है, एबी लिमिटेड इसकी एक बिल्डिंग है
और बिल्डिंग के अंदर एडमिन भी मौजूद है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी वहीं से हो रही है। मतलब बिल्डिंग में ऑफिस भी है और बिल्डिंग में वेयर हाउस भी है। तो कह रहे बिल्डिंग का जो 75% यूजेज है वो वेयर हाउस के लिए है और 25% यूजेज जो है वो ऑफिस के लिए है। इसका मतलब बता देता हूं, बिल्डिंग की जो भी मेंटेनेंस होगी, बिल्डिंग की जो भी इंश्योरेंस होगी, या बिल्डिंग की जो भी डेप्रीसिएशन होगी, बिल्डिंग के जो भी एक्सपेंसेस होंगे, 75% विल गो टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड 25% विल गो टू एडमिनिस्ट्रेटिव। मैं यहां पे लिख देता हूं, वेयर हाउस का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन और ऑफिस का मतलब है एडमिन। आगे कह रहा है ऑल ऑफ द कंपनीज मोटर व्हीकल्स आर यूज ओनली फॉर डिलीवरीज। कह रहे कंपनी की जितनी भी मोटर व्हीकल्स हैं उन्हें सिर्फ गुड्स डिलीवर करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा भी तो हो सकता था ना भाई, ऐसा भी तो हो सकता था कि मोटर व्हीकल से सामान लाया जाए, सामान लाने के लिए भी तो मोटर व्हीकल यूज हो सकती थी, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं सर, मोटर व्हीकल सिर्फ गुड्स डिलीवर करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज की जाती। तो इसका मतलब मोटर व्हीकल से रिलेटेड जितनी कॉस्ट होंगी, जितने एक्सपेंसेस होंगे, मोटर व्हीकल से रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस होंगे वो सब डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे। दे ऑल विल गो टू डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। आगे नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। कह रहे द कंपनीज डेप्रिसिएशन पॉलिसी इज एज फॉलोज। अब कह रहा है कंपनी की डेप्रिसिएशन, कंपनी की डेप्रिसिएशन किस तरह से होगी, नोट कर लेना। कंपनी की डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग्स 2% पर एनम, स्ट्रेट लाइन मेथड। कह रहा है बिल्डिंग पे 2% एप्रिसिएशन लगेगी, स्ट्रेट लाइन। मोटर व्हीकल्स 20% पर एनम, स्ट्रेट लाइन मेथड। मोटर व्हीकल्स 20% है। एंड वेयर हाउस फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स 10% पर एनम, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो बिल्डिंग 2%, मोटर व्हीकल्स 20%, वेयर हाउस 10%। अच्छा, बिल्डिंग्स और मोटर व्हीकल स्ट्रेट लाइन है, वेयर हाउस रिड्यूसिंग बैलेंस। मैंने आखिरी 4 इंफॉर्मेशन की वर्किंग अभी तक नहीं की है, पहले 3 की कर चुका हूं। पहले मतलब पहले 3 की बराबर 2, 3, 4 इनकी कर चुका हूं, और ये आखिरी 4 की नहीं की है। पहले रिक्वायरमेंट दिखा रहा हूं, रिक्वायरमेंट चेक कर लो। पार्ट ए में आपसे कह रहा है प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, मजे की बात, वी शुड बी थैंकफुल, मतलब ये वाले साल के बच्चे, दीज किड्स शुड हैव बीन थैंकफुल टू द एग्जामिनर। पूरा फॉर्मेट बना के दिया है, पूरा फॉर्मेट। कोई भूला हुआ भी हो तो उसे सिर्फ फॉर्मेट देख के ही सारी चीजें रिकैप हो जाएं। वर्किंग की जगह दी हुई है, देख लो भाई, ये जो जगह दी है ना, यहां डीएचए नहीं बनाना। ओ अच्छा सॉरी, क्या हो गया है मुझे, गलती से मैं इधर उधर निकल जाता हूं। या असल में हमने तो देखा है ना, जहां खाली जगह होती है वहां डीएचए बन जाता है, तो पता चला यहां भी डीएचए बना दिया। भाई ये वर्किंग की जगह है, इधर वर्किंग करनी है। दिस स्पेस प्रोवाइडेड इज फॉर वर्किंग्स, यहां सारी वर्किंग्स आएंगी। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। मैं आपके सामने सबसे पहले बिल्कुल बेसिक वर्किंग कर रहा हूं, नेट रेवेन्यू। देख लीजिएगा, नेट रेवेन्यू।
एक एक करके हम चलते हैं। नेट रेवेन्यू की वर्किंग आपके सामने कर रहा हूं। सर हम सबको पता है नेट रेवेन्यू का फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस रिटर्न्स। तो हमारे पास रेवेन्यू है 670,400, 670,400, और रिटर्न इनवर्ड्स हैं, ये रहे रिटर्न इनवर्ड्स 8,300। चेक कर लीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा। नेट रेवेन्यू 670,400 माइनस 8,300। सर ये वैल्यू आ गई हमारे पास 662,100। ये लीजिए, ये आ गया हमारे पास नेट रेवेन्यू, राइट। उसके बाद एग्जामिनर कह रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स। फोकस कर लीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा। मैं आप लोगों के सामने यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग करने जा रहा हूं। कॉस्ट ऑफ सेल्स, वी ऑल नो कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ये भी देख लीजिएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री ये अवेलेबल ओवर हेयर 56,500, 56,500 ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, ओवर हेयर परचेजेस 310,600। ठीक हो गया, 310,600। देन वी हैव कैरेज इनवर्ट्स। कैरेज इनवर्ट्स भी मैंने यहां देखा था, ये रहा कैरेज इनवर्ट्स 1,200। कोई मुझे परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड्स नजर नहीं आ रहे। मुझे कोई परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड्स देख लें आप लोग, नजर नहीं आ रहे। क्लोजिंग इन्वेंट्री है 62,000। तो सर कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग है हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री 56,500 प्लस परचेजेस 310,600 प्लस कैरेज इनवर्ट्स 1,200 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 62,000। तो सर ये वैल्यू आ गई हमारे पास 306,300। ये देख लीजिएगा 306,300। तो अब हमारे पास क्रॉस प्रॉफिट आएगा 355,800। यहां तक कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां तक अभी कोई लिमिटेड कंपनी की बात ही नहीं हुई है। ये तो हम सोल ट्रेडर में भी करते थे, ये काम तो हम सोल ट्रेडर से करते आ रहे हैं। नेट रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, ये काम तो हम सोल ट्रेडर से करते हुए आ रहे हैं। दिस शुड नॉट बी न्यू टू यू गाइस, इज दिस राइट? यहां तक क्लियर है? हमजा, केयान, उमर, साइद, शानजे, शायान, बच्चों यहां तक क्लियर है? अब काम करने जा रहे हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पे और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। फोकस कर लीजिएगा, फोकस कर लीजिएगा। यहां मैं आपके सामने एडमिन एक्सपेंस पे काम करूंगा, यहां मैं आपके सामने डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस पे काम करूंगा। और बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग है ये हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग्स हैं ये हमारी। अगर आप इनकी वर्किंग्स को अंडरस्टैंड कर लो, एंड इफ यू हैव अ गुड कमांड ओवर द वर्किंग्स ऑफ लिमिटेड कंपनी, आपको पता है फिर लिमिटेड कंपनी एक बहुत आसान टॉपिक बन जाता है।
फिर लिमिटेड कंपनी एक रीजनेबल टॉपिक बन जाता है। आपको पता चल जाता है कि अच्छा इसकी वर्किंग इस तरीके से करनी है, वर्किंग आपको आ जानी चाहिए। अब आप गौर से देखें, सर हमें एडमिन एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में दिए हुए ये रहे 111,700। नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा 111,700, ये है ट्रायल बैलेंस की वैल्यू। ट्रायल बैलेंस नोट कीजिएगा, हमें डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 184,800। 184,800, 184,800 ट्रायल बैलेंस। ठीक हो गया ना? अब वर्किंग करने जा रहा हूं। एग्जामिनर हमें कह रहा है कि कुछ एक्सपेंसेस एडमिन में आ रहे हैं और कुछ एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम इंफॉर्मेशन नंबर 3, स्टार्टिंग फ्रॉम इंफॉर्मेशन नंबर 3, एग्जामिनर ने कहा एक इरिकवरेबल डेट है 400 का, इसे एडमिन एक्सपेंस में लिखा जाए। एडमिन एक्सपेंस में लिखा जाए तो मुझे आप लोग जरा ये बताएं, क्या एडमिन एक्सपेंस की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है? इस इरिकवरेबल डेट से, विद दिस इरिकवरेबल डेट, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है? यस प्लीज, यस प्लीज। विद दिस इरिकवरेबल डेट, जो अब तक रिकॉर्ड नहीं हुआ था, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या इससे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की वैल्यू, वेरी गुड शायान, इंक्रीज होगी। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कियान, बिल्कुल ठीक, इंक्रीज होगी। उमर, आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। आई आस्क बेटा के इरिकवरेबल डेट रिकॉर्ड नहीं हुए वे अभी तक हमारे पास। एग्जामिनर कह रहे हैं कि रिकवरेबल डेट रिकॉर्ड करने 400 के, तो उससे एडमिन एक्सपेंस बढ़ेगा या कम होगा? जाहिर सी बात है एक्सपेंस बढ़ रहा है हमारा, रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं तो एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है। तो नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, यहां पर प्लस, प्लस 400। और सर ये 400 किस चीज के हैं? इरिकवरेबल डेट्स के। इरिकवरेबल डेट्स की वजह से हमारे बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की वैल्यू बढ़ रही है। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर, आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर नाउ। आगे चलते हैं। इंफॉर्मेशन नंबर 4 कह रहा है डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और वो प्रोविजन आया हमारे पास 4,500। देख लीजिएगा, वो प्रोविजन आया हमारे पास 4,500 और ओपनिंग प्रोविजन था 0। तो सारा का सारा प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंस बन रहा है। कौन सा एक्सपेंस? कह रहा है एडमिन एक्सपेंस। तो ये 4,500 हम यहां एड ऑन कराएंगे, 4,500 हम ये यहां एड ऑन कराएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, PFDD 4,500 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्योंकि इससे भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बढ़ रहा है। अब आगे नोट कीजिएगा, ये है डिबेंचर की वर्किंग। डिबेंचर का मतलब फाइनेंस कॉस्ट, जो यहां पर आएगा हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट।
इसको मैं सबसे एंड में एडजस्ट करूंगा। अभी मैं जा रहा हूं इंफॉर्मेशन नंबर 6 के ऊपर। क्या रहा है? बिल्डिंग्स, जो 75% यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और 25% यूज किया जाता है ऑफिस के लिए, मतलब एडमिन के लिए। 75% वेयर हाउस है वहां पे, तो वेयर हाउस से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और 25% ऑफिस स्पेस है, ऑफिस से एडमिन होती है, एडमिनिस्ट्रेशन। नोट करना, फोकस कीजिएगा। क्या रहा है? बिल्डिंग्स डेप्रीशिएटेड 2% स्ट्रेट लाइन मेथड। बिल्डिंग डेप्रीशिएट होता है 2% और मेथड है स्ट्रेट लाइन। मैं यहां आप लोगों के सामने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन की वर्किंग कर रहा हूं, और उसमें सबसे पहले मैं बिल्डिंग्स की वर्किंग करूंगा। बिल्डिंग्स की, सर बिल्डिंग का मेथड है स्ट्रेट लाइन, ये लीजिए। बिल्डिंग्स का मेथड है स्ट्रेट लाइन एंड इट इज 2%। स्ट्रेट लाइन एंड इट इज 2%। तो सर स्ट्रेट लाइन का मतलब है कॉस्ट। बिल्डिंग की कॉस्ट इट इज 80,000। बिल्डिंग की कॉस्ट इट इज 80,000। फोकस कर लीजिएगा, सर बिल्डिंग की कॉस्ट है 80,000, 2%। तो इसका मतलब सर डेप्रिसिएशन आ गई 1,600। डेप्रिसिएशन आ गई 1,600। इसका 75% will be 1,200 which belongs to warehouse, and इसका 25% is 400 which belongs to office। 400 ऑफिस को बिलोंग करता है, 1,200 वेयर हाउस को बिलोंग करता है, और वेयर हाउस का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां ये नोट कर लो, डिस्ट्रीब्यूशन में मैं 1,200 ऐड कर रहा हूं, और सर ये बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन, बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन, और मैं यहां 400 ऐड कर रहा हूं बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन। ये लीजिए, बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन स्प्लिट की जाएगी, डिवाइड की जाएगी एडमिन में और डिस्ट्रीब्यूशन में। आगे चलते हैं। बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन के बाद हमारे पास है मोटर व्हीकल्स, जिस पर 20% डेप्रीसिएशन लग रही है, स्ट्रेट लाइन। मोटर व्हीकल्स, तो बिल्डिंग के बाद जिस डेप्रीसिएशन की वर्किंग करने जा रहा हूं वो है मोटर व्हीकल्स, और मोटर व्हीकल्स 20% स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो मोटर व्हीकल की कॉस्ट देख लेते हैं। ये देखिए, मोटर व्हीकल एट कॉस्ट $46,000। तो $46,000 इंटू 20%, 9,200। 9,200 डेप्रिसिएशन आ गई। और ये क्या कह रहा था, ये भी पढ़ लो, मोटर व्हीकल्स आर यूज ओनली फॉर डिलीवरीज, ये है ही डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन विल गो टू डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे प्लस करूंगा 9,200 मोटर व्हीकल डेप्रिसिएशन।
ये मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन है। तो आखिरी डेप्रिसिएशन है अब हमारे पास, कह रहा है वेयर हाउस। वेयर हाउस फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो वेयर हाउस 10% आरबीएम। अब वेयर हाउस की डेप्रिसिएशन यहां निकालने जा रहा हूं। वेयर हाउस, और हम सबको पता है वेयर हाउस से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन होती है। वेयर हाउस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो वेयर हाउस 10% आरबीएम। तो पहले नेट बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नेट बुक वैल्यू वेयर हाउस की कॉस्ट है 12,900 और इसकी डेप्रिसिएशन है 8,900। नोट कर लीजिएगा, वेयर हाउस की नेट बुक वैल्यू है 4,000। वेयर हाउस की नेट बुक वैल्यू है 4,000। 12,900 माइनस प्रीवियस डेप्रिसिएशन 8,900। 4,000 पे 10% लगेगा 400। तो सर 400 ये डेप्रिसिएशन आ गई वेयर हाउस की, वेयर हाउस डेप्रिसिएशन। अब आप लोग नोट कर लो, सिवाय डिबेंचर के, आप लोग नोट कर लो, सिवाय डिबेंचर के, दिस इज डन, 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 दिस इज डन। अब हम एडमिन एक्सपेंस का टोटल और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का टोटल कर लेंगे। तो सर एडमिन एक्सपेंस का टोटल है 111,700 प्लस 400 प्लस 4,500 प्लस 400, 117,000। एडमिन एक्सपेंस का टोटल हो गया 117,000। डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल कर लेते हैं, ये चारों वैल्यूज हैं 184,800 प्लस 1,200 प्लस 9,200 प्लस 400, 195,600। 195,600। अब हमारे पास एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों आ गए। हम दोनों को ऐड करके ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको कहते हैं प्रॉबिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 43,200। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हमें आखिरी काम करना है फाइनेंस कॉस्ट के ऊपर। फाइनेंस कॉस्ट स्क्रीन पे देखिएगा, गौर से देखिएगा, फोकस कीजिएगा। ये लिखा हुआ फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट 2,200, 2,200। नोट कर लीजिएगा 2,200, फोकस कीजिएगा। फाइनेंस कॉस्ट 2,200, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस एक्सपेंस बोलो, फाइनेंस कॉस्ट बोलो, एक ही बात है 2,200। ये ट्रायल बैलेंस की वैल्यू है, ट्रायल बैलेंस की। एग्जामिनर यहां कह रहा है द डिबेंचर, जो डिबेंचर है वो इशू किया गया है 1 मार्च 2018 को और अब तक उस पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं हुआ हुआ। आइए जरा इसकी वर्किंग करते हैं। यहां पे सब लोग फोकस कीजिएगा, तो इसकी वर्किंग यहां पे कर लेते हैं। ऑलराइट एवरीवन ऑन स्क्रीन्स, डिबेंचर। सर डिबेंचर की अमाउंट है
80,000 और इंटरेस्ट रेट है 6%। 80,000, 80,000 इंटू 6%, 4,800। ये इंटरेस्ट बनता है पूरे साल का। 4,800 ये इंटरेस्ट बनता है पूरे साल का। लेकिन एग्जामिनर हमें बता रहा है डिबेंचर इशू किए पूरा साल गुजरा ही नहीं है। डिबेंचर तो 1 मार्च को इशू किया गया था। इसका साल एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। 1 मार्च को इशू किया गया था, तो आओ जरा मार्च से मंथ्स काउंट कर लो। मार्च, अच्छा मार्च काउंट होगा। 1 मार्च का मतलब है मार्च पूरा महीना हमने डिबेंचर की सर्विस ली है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10 महीने, 10 मंथ्स। तो जब लोन ही 10 महीने पहले लिया है, तो इंटरेस्ट भी 10 महीने का आएगा, इंटू 10 डिवाइड बाय 12। सर ये इंटरेस्ट बना 4,000। इसको हम कहते हैं अक्रूड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट भी है एक्सपेंस, और लाइबिलिटी भी है अदर पेबल। तो 2,200 प्लस 4,000 अक्रूड इंटरेस्ट, ये लीजिए। सर ये वैल्यू बन गई हमारे पास 6,200। ये हम माइनस कर देंगे, तो सर प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया $37,000 का। एंड हेयर वी आर डन विद द इनकम स्टेटमेंट। डन विद द इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट डन। अब हमसे अगले पार्ट में एग्जामिनर कह रहा है, नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, कह रहा है एसओएफपी बनाओ। कह रहा है एसओएफपी बनाओ। यहां पे पूरी एसओएफपी बनेगी और यहां पर वर्किंग की स्पेस है। जो जो वर्किंग करनी पड़ेंगी यहां पे करेंगे। एसओएफपी बनाने स्टार्ट करते हैं। जहां जहां वर्किंग की जरूरत पड़ती जाएगी वहां वर्किंग करते जाएंगे। एसओएफपी नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, आपके सामने एसओएफपी अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। एसओएफपी फोकस कीजिएगा। सर सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, मुझे याद पड़ रहा है 4 नॉन करंट एसेट्स थे जिसमें से एक लैंड की डेप्रिसिएशन नहीं थी। तो सबसे पहले आ जाए लैंड, फिर आ जाए बिल्डिंग्स, फिर आ जाए मोटर व्हीकल्स, और फिर आ जाए वेयर हाउस, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। ठीक हो गया। अब सर सबसे पहले लैंड। तो लैंड की वैल्यू जो अवेलेबल है दैट इज एट कॉस्ट 65,000। डेप्रिसिएशन तो कोई है ही नहीं, तो हम सीधी सीधी वैल्यू इसकी यहां लिख देंगे 65,000। ठीक हो गया। अब नोट कीजिएगा, आगे देखिएगा, फोकस कीजिएगा। ऑलराइट, उसके बाद बिल्डिंग्स। तो बिल्डिंग्स है हमारे पास 80,000। बिल्डिंग की कॉस्ट है 80,000। चेक कीजिएगा, बिल्डिंग की कॉस्ट है 80,000। बिल्डिंग पे पहले से डेप्रिसिएशन है 28,800। 28,800 बिल्डिंग्स पे पहले से डेप्रिसिएशन है, और हमने इस साल निकाली 1,600। एसओएफपी में तो ये मैटर ही नहीं करता, एसओएफपी में तो ये मैटर ही नहीं करता
कि वो ऑफिस को बिलोंग कर रहा है या वेयर हाउस को। एसओएफपी तो पूरे बिजनेस की है। तो अब आप नोट कीजिएगा, बिल्डिंग की टोटल डेप्रिसिएशन हो गई 30,400। तो हमारे पास जो नेट बुक वैल्यू आ गई वो आ गई 49,600। 49,600 ये नेट बुक वैल्यू आ गई बिल्डिंग्स की हमारे पास। फिर सर मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स की कॉस्ट है 46,000। 46,000, राइट। और मोटर व्हीकल पे जो डेप्रिसिएशन है वो है 9,200। 9,200 पहले से डेप्रिसिएशन है हमारे पास। और हमने जो इस साल मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन निकाली वो एक दफा फिर निकाली 9,200। तो सर ये हो गई 18,400, राइट। माइनस 46,000, 27,600। ये हमारे पास मोटर व्हीकल की नेट बुक वैल्यू आ गई। उसके बाद वेयर हाउस। तो वेयर हाउस की कॉस्ट है 12,900। देख लीजिएगा, 12,900 इसकी कॉस्ट है। पहले से डेप्रिसिएशन थी 8,900। ये यहां पे लिखी हुई भी है, बल्कि नहीं लिखी हुई, ऊपर लिखी हुई है 8,900। ये रही, दिखा देता हूं। पहले से डेप्रिसिएशन थी वेयर हाउस की 8,900 और हमने इस साल निकाली 400। 400 तो ये हो गई 9,300, 3,600। सर नेट बुक वैल्यू आ गई। अब मैं सारी नेट बुक वैल्यूज को अगर ऐड कर दूं, 65,000 प्लस 49,600 प्लस 27,600 प्लस 3,600, 145,800। ये आ गए हमारे पास टोटल नेट बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स। अब है हमारे पास करंट एसेट्स। अच्छा, करंट एसेट्स में वर्किंग है, फोकस रखिएगा, करंट एसेट्स में वर्किंग है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स तो ओवरड्राफ्ट है, ये लिखा हुआ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट बैलेंस, इसको छोड़ दो। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स पे चलते हैं सीधा। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स पे चलते हैं। नोट कर लीजिएगा, फोकस कर लीजिएगा। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, गौर से देख लीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा। सर 92,400, 92,400 में से 400 इरिकवरेबल माइनस होंगे। 92,400 में 400 इरिकवरेबल माइनस होंगे। 4,500 क्लोजिंग प्रोविजन माइनस होगा, क्लोजिंग प्रोविजन। इसके अलावा ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल में कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, कोई और वर्किंग नहीं, बस यही है हमारे पास। तो सर 92,400 माइनस 400 माइनस 4,500, 87,500, 87,500 ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स। ये लीजिए 87,500 ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स हो गया। इसके बाद हमारे पास है इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री थी 62,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, ये रही 62,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो सर ये दो करंट एसेट्स हो गए हमारे पास। दोनों करंट एसेट्स को ऐड कर देंगे, 87,500 प्लस 62,000
149,500 प्लस 145,800, ये वैल्यू आ गई 295,300। एंड हेयर वी आर विद टोटल एसेट्स। ये आ गए टोटल एसेट्स हमारे पास। अब हमें काम करना है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पर। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पे नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा सबसे पहले इक्विटी। तो सर इक्विटी में हमारे पास सबसे पहले आएगा ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल $1। पार वैल्यू मेंशन करना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन द पावर वैल्यू। और ये रहा हमारे पास $1, 80,000। तो 80,000 हमारे पास, 80,000 ये हमारे पास ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल आ गया, राइट। ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल आ गया $1, 80,000, राइट। आगे देखते जाइएगा प्लीज, आगे देखते जाइएगा। फिर हमारे पास है शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम, अच्छा शेयर प्रीमियम में हमारे पास ना इशूड शेयर कैपिटल में कोई चेंज आ रहा है, जो साल के शुरू में था वही साल के एंड तक रहेगा। क्यों? क्योंकि ना कोई न्यू नॉर्मल शेयर इशू किया है, ना कोई बोनस शेयर इशू किया है, ना कोई राइट इशू किया है, कुछ भी नहीं किया। तो सर शेयर प्रीमियम भी वही रहेगा 35,000। शेयर प्रीमियम भी सेम 35,000 ही रहेगा। लेकिन इसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स, इस पे वर्किंग है। रिटेन अर्निंग्स पे वर्किंग है, फोकस कीजिएगा। सर रिटेन अर्निंग्स पे कैसी वर्किंग है ये नोट कीजिएगा। रिटेन्ड अर्निंग्स, फोकस कर लीजिएगा। हमें साल के शुरू में, हमें साल के शुरू में ओपनिंग ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स दी गई हैं, ये लिखी हुई ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स 19,100। साल के शुरू में है ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स 19,100, 19,100। हम इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। हमने ये बात पढ़ी हुई है, हमने ये बात पढ़ी हुई है कि प्रॉफिट इज एडेड टू रिटेन अर्निंग्स। प्रॉफिट से रिटेन अर्निंग्स की वैल्यू बढ़ती है। प्रॉफिट हमने निकाला 37,000, देखते जाइएगा। प्रॉफिट हमने निकाला 37,000। अब सर लिमिटेड कंपनी इस प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व निकालती है और डिविडेंड्स पे करती है, और डिविडेंड्स पे करती है। पूरे सवाल में मुझे जनरल रिजर्व तो कहीं नजर ही नहीं आया, ना ही उन्होंने कहीं ये बोला कि जनरल रिजर्व में कुछ अमाउंट ट्रांसफर करनी है, कुछ भी नहीं। लेकिन डिविडेंड जरूर पे हुए हैं 1,700। डिविडेंड जरूर पे हुए हुए 1,700। तो सर डिविडेंड पे करने से, डिविडेंड पे करने से रिटेन अर्निंग्स की वैल्यू कम होती है, ये चेक कर लीजिएगा। तो वैल्यू आएगी 19,100 प्लस 37,000 माइनस 1,700, 54,400। 54,400। इसके अलावा कोई और इक्विटी नहीं है। ये हो जाएगा हमारे पास 169,400। ये लीजिए
टोटल इक्विटी, क्लोजिंग इक्विटी आ गई 169,400। इसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी 6% डिबेंचर, और डिबेंचर की वैल्यू है 80,000। 80,000 का डिबेंचर था, 6% उसका इंटरेस्ट था। और उसके बाद हमें काम करना है करंट लाइबिलिटीज पे, फोकस कर लीजिएगा, करंट लाइबिलिटीज पे काम करना है। तो सर करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट 5,300, 5,300, ठीक हो गया। उसके बाद ट्रेड एंड अदर पेबल, सर इसमें छोटी सी वर्किंग है, ट्रेड एंड अदर पेबल पे एक छोटी सी वर्किंग है। सर क्या वर्किंग है, ये नोट कर लीजिएगा, फोकस कर लीजिएगा। ट्रेड एंड अदर पेबल्स, क्या वर्किंग है ये नोट कर लीजिएगा। सर ट्रेड एंड अदर पेबल्स हैं 36,600, 36,600, ये देख लीजिएगा 36,600। एक अदद इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो पे करना बाकी है, जो पे करना बाकी है वो यहां पे हमने वर्किंग की थी इसकी, ये रहा अक्रूड इंटरेस्ट 4,000। तो 4,000 ये हमारा अक्रूड इंटरेस्ट था, अक्रूड इंटरेस्ट, ये ट्रायल बैलेंस से मिला था हमें। इसी तरीके से ये ट्रायल बैलेंस से मिला था, ये रिकवरेबल माइनस किया था, और ये पीएफडीडी माइनस किया था। आपके सामने सारी डिटेल्स लिख दी गई हैं। तो सर ये बन गया 40,000, इन दोनों को ऐड कर दो तो हो गया 40,600, 40,600। तो 40,600 प्लस 5,300, 45,000, 45,900। तो सर अब हम इसको टोटल कर लेते हैं, प्लस 80,000 प्लस 169,400, 295,300। Check this out. We have balanced yet another SOFP, and this time of a limited company. सर हमने एक और सवाल सॉल्व कर दिया, लिमिटेड कंपनी डन कर दी। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? यस प्लीज, इज दिस क्लियर?